हेलो स्टूडेंट, सभी बच्चों का जयपुरिया इंटर कॉलेज में स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के क्लासेज में क्या क्या इसके सिलेबस के बारे में है, इसके बारे में जानेंगे। इस कोविड-19 पेंडेमिक महामारी की वजह से इस कोर्स में 30% लेस कर दिया गया है और मात्र 70% कोर्स के बारे में ही जानकारी लेना है। कुछ बच्चे जयपुरिया इंटर कॉलेज से पढ़ के आए हैं, कुछ बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं। तो जो भी ये हाई स्कूल में जो विषय पढ़ के आए हैं उसमें 6 विषयों की जानकारी लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर जब इंटर में एडमिशन कराए हैं फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर 5 विषयों के बारे में अध्ययन करना है। जो बच्चे साइंस ग्रुप से एडमिशन लिए हैं, बायो से लिए हैं, उनको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। जो बच्चे मैथ ग्रुप से एडमिशन लिए हैं उसको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना है। तो सिलेबस के बारे में जानकारी ये है कि जब हाई स्कूल में जो भी नॉलेज लेके आए हैं उसी के आधार पर फर्स्ट ईयर के कोर्स में उसी के जस्ट आगे की बातें बताई जाती हैं। जो रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है, इसमें 100 मार्क्स के इसमें परीक्षा ली जाती है। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है और सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है और थर्ड पार्ट जो है उसमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है। सभी बच्चों को पहले हम ये बताते हैं कि अगर साइंस में एडमिशन कराए हैं तो सबसे पहले सभी बच्चों को साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो विभिन्न घटनाओं से संग्रहित होता है, जो सुव्यवस्थित होता है, जिसका परीक्षण और पुष्टिकरण कर लिया गया है, वही विज्ञान है। अब इस विज्ञान में हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान में हमने बताया कि 3 पार्ट है। एक इसमें है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब कार्बन की यौगिक कहाँ से आते हैं? तो जो भी जीवधारी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे जंतु और वनस्पतियाँ होते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो उनसे कार्बन काला हो जाता है। जब जलाते हैं तो काला होता है, काला कार्बन होता है और उसी कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसको हम एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है उस कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो यौगिक हैं वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है वो भौतिक रसायन होता है। इसमें विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें हम नियमों एवं सिद्धांतों का, परिकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। यह भौतिक रसायन कहलाता है। अब हम लोग जो भी कुछ पीछे पढ़ चुके हैं उसी की अगली कड़ी यह फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पढ़ना है। तो सभी बच्चों से पहले हम बता दें कि हाई स्कूल में विज्ञान के बारे में जो भी जानकारी लिए हैं उसको एक बार अच्छे से दोहरा लेना है, पढ़ लेना है। चाहे वो भौतिक रसायन हो, चाहे वो मतलब रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हो या जीव विज्ञान हो, उसके बारे में जहाँ तक उसमें सिलेबस दिया हुआ है उसका अध्ययन अच्छे से कर लेना है। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी हमने जूम ऐप पर बच्चों को क्लास के लिए डेमो हमने दिया, तो उसमें देखा कि हमने कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत होती थी, बच्चे सारे जुड़ नहीं पाते थे। इसलिए हम यूट्यूब पर एक मेरा चैनल है SK गौड़ केमिस्ट्री क्लासेज, उसी चैनल पर हम अपना यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाएंगे और उसी में वीडियो अपलोड कर देंगे। बच्चे उसको साइन और उसका सब्सक्राइब नोटिफिकेशन करेंगे, जिससे उनको वहाँ पर देखने में आसानी होगा। और हम प्रयास भी करेंगे, अगर नेटवर्क सही हो जाएगा तो जूम ऐप पर हम क्लासेज भी चलाएँगे। ठीक है, जैसा हमारे JD साहब का, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक साहब का ऐसा आदेश है कि जूम ऐप के द्वारा ही बच्चों को बताया जाए। लेकिन इसके अलावा भी
स्वयं प्रभा चैनल टेलीविज़न पर हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से बच्चों को क्लासेस शुरू हो गए हैं। 18 अगस्त से ही क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो सबका ये भेज भी दिया गया है सभी लोगों के। एक हमने ग्रुप भी बना दिया है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लिए हैं उनका बॉयज़ का हमने अलग ग्रुप बना दिया है, जो भी गर्ल्स हैं उनका अलग ग्रुप हमने बना दिया है। जब भी कोई जूम ऐप पर क्लास लेंगे, अगर नेटवर्क सही रहेगा तो उसका लिंक हम पहले भेज देंगे, नहीं तो डेली क्लासेस शुरू हमारे हो गए हैं और हम यूट्यूब पर अपना ये वीडियो डाल देंगे, सभी बच्चे वहीं से इसको देख लेंगे। और नेक्स्ट तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं कि केमिस्ट्री के क्या महत्व है। इस धरा पर रसायन के बिना जीवन असंभव है। हमारे इस जीवन को चलाने के लिए रसायन का बहुत ही महत्व है। अब देखिए, हमें जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें जो भी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलता है वो भोज्य पदार्थ के रूप में मिलता है। ये सब क्या है? रसायन ही है। जो भी औषधियाँ हमें लेते हैं, जो भी कोई भी बीमारी होती है, किसी प्रकार की हम औषधियाँ लेते हैं, वो सब रसायन की ही देन है। जिसके द्वारा अन्न का पैदावार होता है, उसमें जो उर्वरक डाले जाते हैं वो सब रसायन ही हैं। जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो सब रसायन हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, पेन है, कॉपी है, जो भी यूज़ करते हैं ये सब रसायन की देन है। जो भी विस्फोटक पदार्थ हैं ये सब रसायन की देन है। इत्र है, ये हम शूज़ पहनते हैं, इसमें जो पॉलिश लगाते हैं ये सब रसायन की देन है। जो भी हम ये अपमार्जक डिटर्जेंट्स, जो भी कपड़े साफ़ करते हैं, जो भी शैम्पू लगाते हैं वो सब रसायन की ही देन है। जो भी रंग हैं, विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं वो सब रसायन की ही देन है। तो बच्चों, हम ये इस धरा पर कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो रसायन से परे है। ये समझो कि ये जो जीवन चल रहा है ये सब रसायन की ही देन है। अगर हम ऑक्सीजन गैस नहीं लेते तो हमारा जीवन कैसे चलता? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़ते तो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते? पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो लाइट चाहिए। पौधे जो हरे भरे हैं, क्लोरोफिल उसमें है, और नीचे से वनस्पतियों से वो जल ले लेते हैं, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और वही कार्बोहाइड्रेट्स जो भी विभिन्न प्रकार के फल या धान है, गेहूं है, जो भी उसमें स्टोर होता है, उसी को हम लोग खाते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा मिलता है। और उसके प्रोडक्शन के पश्चात ऑक्सीजन गैस वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमें स्वस्थ वायु भी मिलेगा। तो हमने देखा कि रसायन विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ब्रॉड है। वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में हो, हर एक सेक्टर में अगर देखा जाए तो उसी का उपयोग है। मकानें बनती हैं, विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग्स बनते हैं, इसमें रसायन की ही देन है। घर में कितने रंग रोधन किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ये टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, घरों में लगाए जाते हैं, ये सब रसायन की देन है। गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, ईंधन्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन ऑयल है, ये सब अगर न रहे तो कैसे चलेगा? हम लोगों के भोजन बनाने के लिए ये गैस है। गैस सिलेंडरों में क्या चीज़ भरा होता है, किसी को पता है? गैस सिलेंडरों में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें भरी होती हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है और इसे जलाने से धुआं नहीं उत्पन्न होता है। तो अगर ये गैस नहीं रहता तो क्या हमें भोजन मिलता? अगर देखें, भोजन सब कुछ अच्छा बना हो बच्चों, लेकिन उसमें नमक न पड़े तो वो भोजन अच्छा लगेगा? तो नमक क्या है? वो भी एक रसायन है। तो रसायन का जो महत्व है हर एरिया में देखा जाए तो बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं कि रसायन विज्ञान में जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है उसका कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम कुछ पाठ्यक्रम बताते हैं कि रसायन विज्ञान में ये 14 चैप्टर ये अलॉटेड हैं, ये फर्स्ट ईयर में अलॉटेड हैं। ऐसे ही 14 चैप्टर सेकेंड ईयर में अलॉटेड हैं। जो पहला चैप्टर है वह है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं।
इस चैप्टर में हाई स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ चुके हो बच्चों, वही सब छोटी छोटी चीज़ों को दिया गया है, जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं और पिछले ज्ञान से ही इसको आराम से जानकारी ले सकते हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और यहीं से पढ़ाई का स्टार्ट होता है। परमाणु संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं में इसके बारे में अध्ययन लिए हैं, लेकिन यहाँ पर चलकर अब हम कुछ ब्रॉड अध्ययन करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। हम जानते हो बच्चों कि मेंडलीफ ने एक पीरियाडिक टेबल बनाया था, इसे मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल कहते हैं, जिसको मोज़ले ने उसमें संशोधन किया था, जिससे उसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी पड़ा है। और उस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसे 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में धीरे धीरे हम लोग जानकारी लेंगे। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों की आवर्तिता के बारे में, उनके बहुत सारे गुणधर्म हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब हम वहाँ तक अध्ययन कर लेंगे तो फिर हम लोग वैलेंसी के बारे में जानेंगे। तो अगला जो चैप्टर जो अध्ययन करना है वो रासायनिक आबंधन है और आणविक संरचना है। अभी पिछली कक्षाओं में वैलेंसी के बारे में पढ़े होंगे कि वैलेंसी 3 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी के बारे में पढ़ना है। और कुछ आणविक संरचना जैसे हाइड्रोजन बंध है या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इसके बारे में कुछ अध्ययन इस चैप्टर में करना है। अगला जो चैप्टर है वो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जिसमें गैस और द्रव के बारे में अध्ययन करना है। अगला जो चैप्टर है ऊष्मागतिकी है, ये भौतिक रसायन का पार्ट है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में अध्ययन करना है इस चैप्टर में। अगला फिर है साम्यावस्था, ये इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है। साम्यावस्था जानते हो कि किसे कहते हैं? इसमें 2 चिन्ह बना होता है, हाफ तीर का बना होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है कि अभिक्रिया आगे भी चलती है, अभिक्रिया पीछे भी चलती है। जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है तो वही अभिक्रिया साम्यावस्था कहलाती है। रसायन विज्ञान में कहीं कहीं देखते हैं कि बीच में एक सिंगल तीर लगा होता है, वह अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह है, और जिसमें 2 हाफ तीर एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ लगा होता है, वह उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, रिवर्सिबल को कहते हैं। तो वही चैप्टर है साम्या अवस्था। अब इसके बारे में हमें रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। रिडॉक्स अभिक्रिया जब हम लोग बैलेंसी जान लेंगे तो सभी बच्चों का ऑक्सीडेशन नंबर, सभी ये तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जानेंगे, और इसमें ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिर इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, फिर उसको रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 तरह के इसमें नियम है। एक आयन इलेक्ट्रॉन जो समीकरण है उसको बैलेंस करने का अलग नियम है, और उसी को ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा बैलेंस करने का अलग नियम है, जिसमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद से एक चैप्टर है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे पहले वर्ग में जो तत्व सबसे ऊपर हाइड्रोजन रखा गया है उसके बारे में अध्ययन करना है। हाइड्रोजन के यौगिक जैसे भारी हाइड्रोजन है, D2 है, भारी जल है, D2O है। तो देखो 2 तरह का जल होता है, एक साधारण जल होता है, एक भारी जल होता है। तो जो साधारण जल है वो H2O को कहते हैं, और जो भारी जल होता है वो D2O कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन का जो दूसरा यौगिक है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम कभी सुने हो? हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम लगभग सुने होंगे। कान में कुछ फोड़ा फुंसी हो जाता है, कहीं घाव हो जाता है, तो वह एक केमिकल है जिसको डाल देने पर वो उसको साफ़ कर देता है, और फिर नए दवा उसमें जब लगता है तो बीमारी वो ठीक हो जाती है। अब इसके बारे में हम लोग अगला जो टॉपिक है पढ़ना, यस ब्लॉक के तत्व। यस ब्लॉक में 2 तरह के तत्व हैं, एक क्षार धातु होता है और एक क्षारीय मृदा धातु। एक को कहते हैं एल्कली और एक को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बारे में अध्ययन करना है। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ये 6 हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के कोर्स में सिर्फ एल्युमिनियम परिवार के तत्वों के बारे में और कार्बन परिवार के तत्वों के बारे में ही फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसलिए पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे जब हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर पढ़ाएंगे। उसी में एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, इसके बारे में हम विधिवत जानकारी देंगे।
तब आगे की सारी बातें समझ जाएंगे। अब इसके बाद से हम लोगों को कुछ कार्बनिक रसायन के बारे में जो अध्ययन करना है, वह कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीक के बारे में पढ़ना है। तो इस कार्बनिक रसायन में हम लोगों को कुछ एरोमेटिक यौगिक हैं जिनके बारे में अध्ययन करना है, तो उसको बताया जाएगा। फिर ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में भी दो तरीके का है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग को 3 चीज़ें पढ़ना है जो तुम हाई स्कूल में पढ़ के आए हो तुम लोग, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एल्केन में क्या है? मीथेन और इथेन है। एल्कीन में क्या है? एथिलीन है। एल्काइन में क्या है? एसिटिलीन है। इसके बारे में हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के बारे में पढ़ना है। और एक दूसरा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो टॉल्यूइन है। अभी बच्चों हम जस्ट नाम ले रहे हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोई बता सकता है इसमें लड़का कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? नहीं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं तो उससे धुआं नहीं उत्पन्न होता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको जलाते हैं तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, स्मोकी फ्लेम देता है। और एलिफैटिक यौगिक नॉन स्मोकी फ्लेम देता है। इस तरीके से हम उसे पहचान कर लेते हैं कि एलिफैटिक यौगिक है या एरोमेटिक यौगिक है। उसके बाद हम लोग कुछ पर्यावरण रसायन के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में चीज़ें पढ़ना होगा। बहुत सारे पॉल्यूशन में भी अब एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम ये सिलेबस के बारे में बताए, और ये जो थ्योरी का जो पार्ट होता है वो 70 नंबर का होता है, और इसमें जो प्रैक्टिकल का पार्ट होता है वो 30 नंबर का होता है। तो नेक्स्ट डे आज हम यहीं अपनी क्लासेस समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक्स।